बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 22 के न्यूमेरिकल फ़िज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। कि किसी भी एटम के मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशनशिप होता है। तो अगर मास नंबर की बात की जाए जो कि ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होते हैं। और एटॉमिक नंबर की बात की जाए जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर इनको किसी रिलेशन या इक्वेशन की मदद से हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ए इक्वल है जेड प्लस एन के, यानी कि मास नंबर इक्वल होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। इसका मतलब ये हुआ कि ए यानी कि मास नंबर इक्वल होगा प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो ये 5 डिफरेंस आपके सामने शो कर दिए हैं। पेपर में ये आपका अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, आपने कम से कम 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होके 2 लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि फ्यूजन वाले प्रोसेस में 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं जिसके नतीजे में एक हैवियर न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियर फिजन में रिलीजेज एनर्जी अलॉन्ग विद न्यूट्रॉन्स, यानी कि एनर्जी रिलीज़ होती है और न्यूट्रॉन हासिल होते हैं, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। न्यूक्लियर फिजन की बात की जाए तो अकर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एटॉमिक बम्स। न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और एटॉमिक बम में होता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सन और हाइड्रोजन बम में हो रही होती है। न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस जो है इसके लिए रिक्वायर्स स्लो न्यूट्रॉन्स टू स्टार्ट द रिएक्शन। स्लो न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसके लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है ताकि ये स्टार्ट हो सके। न्यूक्लियर फिजन की बात की जाए तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूसेस लिटिल रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टेड एंड मेजर्ड एंड व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस रेडिएशन डोज। न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट कैसे किया जाता है और मेजर कैसे किया जाता है, और डिफरेंट यूनिट्स जो यूज़ किए जाते हैं रेडिएशन डोज को एक्सप्रेस करने के लिए वो भी बताने हैं। तो सबसे पहले डिटेक्टिंग की बात की जाए तो गेगर मुलर काउंटर आयोनाइजेशन इन गैस और साइंटिलेशन डिटेक्टर, लाइट पल्सेस, फोटोग्राफिक फिल्म और क्लाउड चैम्बर, ये इनकी मदद से डिटेक्ट किया जाता है। और मेजर्ड कैसे किया जाता है, एक्टिविटी डिकेस टाइम एक्टिविटी की मदद से, एक्सपोजर आयोनाइजेशन इन एयर और एब्जॉर्ब डोज एनर्जी डिपॉजिटेड, यानी कि इनकी मदद से यह मेजर किया जाता है। और इसके अलावा जो रेडिएशन डोज के यूनिट्स हैं उसमें बैक्यूरेल है, ग्रे है और सेवर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर सम ऑफ द एनवायरमेंटल एंड हेल्थ हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी एंड हाउ कैन दे बी मिटिगेटेड। कि कुछ जो एनवायरमेंटल और हेल्थ हैजर्ड्स हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से होते हैं वो बताने हैं, और इनको मिटिगेटेड कैसे किया जा सकता है, यानी कि कम कैसे किया जा सकता है। तो हैजर्ड्स का मतलब क्या है, हैजर्ड जो ख़तरात होते हैं किससे, एनवायरमेंटल और हेल्थ हैजर्ड। तो रेडिएशन एक्सपोजर काजिंग कैंसर और जेनेटिक डैमेज, रेडिएशन की वजह से कैंसर या जेनेटिक डैमेज हो सकता है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स लीडिंग टू एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेशन, कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स लीड करते हैं एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेशन को। लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट, जब ये ख़तरा है। और इसके अलावा थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके लिए भी थर्मल पॉल्यूशन हो सकती हैं न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से। इसके अलावा इनको कम कैसे किया जाता है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टर सेफ्टी सिस्टम एंड
containment, safe storage and disposal of nuclear waste, continuous radiation monitoring and emergency preparedness and modern reactor designs. इन प्रोसेसेस के ज़रिए से इस न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा होने वाले हज़र्ड्स को कम किया जा सकता है, बिल्कुल ख़त्म करना पॉसिबल नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, what are some of the potential benefits and drawbacks of using nuclear energy as a source of electricity compared to other forms of energy? कि कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या हैं न्यूक्लियर एनर्जी को एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के. तो बेनिफिट्स की अगर बात की जाए जो न्यूक्लियर एनर्जी के हैं, प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ की जाती है, तो उसका बेनिफिट क्या है. सबसे पहले जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है. लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, इस प्रोसेस के तहत कम ग्रीन हाउस गैस एमिट होती हैं. रिलायबल है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई इसकी मदद से आ रही होती है. और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं. रिस्क ऑफ रेडिएशन एक्सीडेंट्स, रेडिएशन जो हैं डेफिनेटली रेडिएशन जहाँ पे हो रही होती हैं उसके ख़तरात भी होते हैं. तो रेडिएशन एक्सीडेंट अगर होगा, रेडिएशंस होंगी तो उससे उसके ख़तरात भी आएंगे. रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम्स, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको डिस्पोजल कैसे करना है वो भी एक प्रॉब्लम है इसके लिए. और हाई कंस्ट्रक्शन एंड डीकमिशनिंग कॉस्ट्स, इसको कंस्ट्रक्ट बनाना कैसे है और फिर उसको डिकम्पोज कैसे करना है, इसके लिए भी काफ़ी सारी कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है. तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट एमिट्स इलेक्ट्रॉन अंडरगोज इलेक्ट्रॉन कैप्चर इमिट्स अल्फा पार्टिकल. यानी कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करें, इलेक्ट्रॉन कैप्चर का प्रोसेस हो या अल्फा पार्टिकल इमिट्स हों. तो इमिशन ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का मतलब बीटा डिके है, यानी कि इस केस में एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 होता है और मास नंबर चेंज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 1 होता है और मास नंबर चेंज नहीं होता. और इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल हीलियम होते हैं, तो इस केस में एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 होगा और मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मच मोर देन दैट ऑफ एटम. एटम की निस्बत जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा क्यों होती है. तो न्यूक्लियस कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम बट ऑक्युपाइज एन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम. जो न्यूक्लियस होता है उसमें ऑलमोस्ट तमाम मास इंक्लूड होता है किसी एटम का, लेकिन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम होता है इस न्यूक्लियस का. वेयर एज मोस्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस, एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है. सिंस डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी हमारे पास बाय डेफिनेशन मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो स्मॉल न्यूक्लियर वॉल्यूम मेक्स द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द एटम. यानी कि ज़्यादातर जो मास पाया जाता है वो न्यूक्लियस में है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम न्यूक्लियस की डेंसिटी ज़्यादा होगी. एटम में स्पेस, फ्री स्पेस ज़्यादा है, एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है. तो अगर एटम का हम डेंसिटी देखें तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया लेकिन मास कम है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम, तो इस वजह से एटम की डेंसिटी कम होती है जबकि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डज द अल्फा पार्टिकल नॉट मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियस व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज हेडेड डायरेक्टली टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. कि अल्फा पार्टिकल जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता उसका न्यूक्लियस के साथ जब एक अल्फा पार्टिकल इज हेडेड डायरेक्टली टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो अल्फा पार्टिकल डज नॉट मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियस. अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं बनाता बिकॉज बोथ द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं. सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम. अब अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है और
जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स ऑफ रिपल्जन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, ये जो फोर्स होगी उनके दरमियान अप्लाई होगी रिपल्सिव की फोर्स, स्टॉपिंग एंड रिपेलिंग द अल्फा पार्टिकल बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड, जो कि मूविंग अल्फा पार्टिकल को स्टॉप करती है ताकि वो न्यूक्लियस तक ना पहुंच सके और उसको रिपेल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एन अल्फा पार्टिकल हैज ट्वाइस द चार्ज ऑफ ए बीटा पार्टिकल, व्हाई डज द फॉर्मर डिफ्लेक्ट लेस देन द लेटर when passing between electrically charged plates, assuming they both have the same speed। अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल को कंपेयर किया गया है कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है बीटा पार्टिकल की निस्बत डबल है, तो एक ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है और एक कम डिफ्लेक्ट करता है जब उनको पास कराया जाए इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स में से। तो इसको हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है उसके ऊपर चार्ज बीटा पार्टिकल की निस्बत डबल होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो ज़्यादा है। सेम स्पीड पे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ग्रेटर मास होने की वजह से स्मॉलर एक्सेलरेशन देंगे, जबकि उसी स्पीड पे जो बीटा पार्टिकल्स हैं मास कम होने की वजह से एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उनका। तो जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाएगा तो जो अल्फा पार्टिकल है मास ग्रेटर होने की वजह से एक्सेलरेशन उनका कम होगा, तो वो कम डिफ्लेक्ट करेंगे एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर का एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए, पास्ट पेपर्स देखने के लिए या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करें। थैंक यू।